तो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु कसाना आप सभी का स्वागत करता हूँ पॉलिटी की नई क्लास में। उम्मीद आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाइयों, हमने पिछले क्लास में आर्टिकल 24 तक पढ़ लिया था। उसके बाद हम एक बार रिवीजन करते हैं पिछली क्लास को। तो आर्टिकल 20 में हमने देखा था 3 प्रकार की स्वतंत्रता। पहली, एक गलती की एक सज़ा। सज़ा उसी समय के कानून पर होगी, ना कि उससे पहले ना उससे बाद की। सज़ा में कैदी को संरक्षण दिया जाएगा और जब तक वो कोर्ट उसको दोषी करार नहीं देती तो उसको दोषी नहीं कहा जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 21 आता है, जिसमें प्राण में दैहिक स्वतंत्रता क्या जाती है, यानी कि आप ना किसी के प्राण ले सकते ना दे सकते, और आपको अपने प्राण लेने का भी अधिकार नहीं, यानी कि सुसाइड का भी अधिकार आपको नहीं है। और इसमें ही राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, निजता का अधिकार जिसको कहते हैं। इसके बाद इसमें आर्टिकल 21 को क्या जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो इसमें एक चीज़ ऐड कर लेंगे हम नोट करके, ये जो आर्टिकल है 20 एंड 21, 20 और 21, इनमें भाई सबसे शक्तिशाली आर्टिकल कहा जाता है इनको। सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद वो क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई ये इमरजेंसी के टाइम पर भी, यानी आपातकाल में, आपातकाल के समय में भी लागू रहते हैं। उस समय भी कैंसिल या ख़त्म नहीं कर सकते। बाकी आर्टिकल बंद निलंबित हो जाते हैं, लेकिन ये आर्टिकल ऐसे हैं 20 और 21 जो हमेशा चलते हैं भाई। ठीक है, तो ये नोट करके आप लिख लेना इसमें। इसके बाद आर्टिकल 22 में, जिसमें 3 प्रकार की गिरफ्तारी से संरक्षण है। जैसे आपको पहला वारंट दिखाना होगा, दूसरे में 24 घंटा में आपको पेश करना होगा कोर्ट में, तीसरे में आपको अपनी पसंद का वकील रखने का प्रावधान है। चौथे में 22 का चौथा जोड़ा गया, जिसके तहत निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में बनाया गया। इसमें आप किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर, जिससे कि समाज को या किसी भी चीज़ को खतरा हो कि यहाँ कुछ समस्या हो सकती है, इससे दंगा भड़क सकता है, तो उसको आप 3 महीना के लिए नज़रबंद कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। ठीक है भाई, ये 1950 में बनाया गया निवारक निरोध अधिनियम। इसमें दूसरा बनाया गया मीसा, जो 1971 में बनाया गया और इसको 1978 में बंद कर दिया। इसके बाद इसका मतलब बहुत मिसयूज हुआ। उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता उसको मीसा के तहत अंदर डाल देती भाई, बुरा हालत हो जा। उसके बाद NSA बना 1980 में, जो वर्तमान में भी लागू है, जिसको आप रासुका कहते हैं। ये बहुत तगड़ा एक्ट है फिलहाल, इसके तहत पुलिस एनकाउंटर भी कर देती है। इसके बाद 1985 में टाडा एक्ट बना, जिसको कहते हैं हम टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी। ये आतंकवादियों के खिलाफ बना, लेकिन इसका भी मिस यूज़ हुआ तो 1995 में इसे बंद कर दिया। इसके बाद पोटा बना, ये भी टेररिस्ट के खिलाफ बना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2001 में, लेकिन इसका जब मिस यूज़ हुआ तो इसे भी 2004 में बंद कर दिया। ठीक है भाई। इसके बाद हमने आर्टिकल 13 देखा, जिसमें बलात्श्रम नहीं करवा सकते किसी से हम, यानी कि ज़बरदस्ती कार्य नहीं करा सकते, बिना वेतन के कार्य नहीं करा सकते, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी जो लोगों की तस्करी होती है वो भी हम नहीं कर सकते। एक पॉइंट इसमें ऐड कर लेंगे।
मतलब मानव तस्करी पर रोक है। ये आपने सुना होगा कि हमारे देश में जो वेश्यावृत्ति है वो बंद है। वो किस लिए? वो इसीलिए क्योंकि अगर उसको भारत सरकार ने ओपन कर दिया, खोल दिया, जैसे बाकी कुछ देशों में है, अगर उसको कर देंगे तो उसको फिर मिसयूज होगा, यानी कि लोगों की तस्करी बढ़ जाएगी, जो कि आर्टिकल 23 का उल्लंघन करेगी। इसलिए भारत सरकार ने उसको बैन किया हुआ है। लेकिन हम राष्ट्रीय महत्व में बलाश्रम और बिना वेतन के कार्य करा सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 24 देखा हमने, जिसमें 14 वर्ष से कम बच्चों के खतरनाक कार्य हम नहीं करा सकते। इसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 इसमें है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता। अंतःकरण या धार्मिक आज़ादी। इसमें क्या लिखा है? इसके तहत यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म, कुछ भी धर्म मानने की आज़ादी है, कोई भी धर्म अपनाने की आज़ादी है। जैसे कि कुछ हिंदू लोग होते हैं वो टीका लगाते हैं, उसकी आज़ादी है इसी में। मुस्लिम लोग होते हैं उनको दाढ़ी रखने की, टोपी ओढ़ने की आज़ादी है। सिख लोग होते हैं उनको कृपान रखने की, पगड़ी बांधने की, इनकी आज़ादी भाई। तो इसमें आप कुछ भी धर्म मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। आपको कोई धर्म अच्छा नहीं लग रहा, आप दूसरा मान लीजिए, वो भी अच्छा नहीं लग रहा, तीसरा मान लीजिए। तो आपके धर्म की आज़ादी आर्टिकल 25 में है। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 इसमें है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। ये क्या है भाई? ये इसे देखते हैं। इसके तहत आप हिंदू भाई हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं, और जो भी लोग मिलकर कार्य करते हैं, मिलकर त्योहार मनाते हैं, वो सब इसी के तहत मनाए जाते हैं। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 26 के तहत। मान लीजिए कुछ भाई, हिंदू भाई होली मनाते हैं मिलकर, तो वो इसी आर्टिकल का आपकी देन है। कुछ भाई आप देखते होंगे कि जब नवरात्रे आते हैं तो उस समय जो मतलब माँ शेरा वाली होती हैं, उनको जो दरबार लगता है वो रोड पे भी लगा देते हैं। तो वो इसी के तहत लगता है, क्योंकि आज़ादी है उनको कि एक कुछ समय के लिए आप कर सकते हैं। ये ऐसा तो नहीं पूरे साल वहीं पे लगा रहेगा, कुछ समय के लिए लगता है, तो वो आज़ादी है भाई। ऐसे ही आपने देखा होगा कि मुस्लिम भाई होते हैं, वो जब वो उनकी ईद होती है तो सभी भाई उस समय नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो उस समय मस्जिद में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि सभी लोग एक साथ अंदर नमाज़ पढ़ सकें, तो वो रोड पे भी नमाज़ पढ़ते हैं। तो वो भाई इसी के तहत नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी मतलब कुछ समय के लिए आप अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई। रोड वोड क्लोज भी हो जाए तो उससे कोई समस्या नहीं आती कुछ समय के लिए। लेकिन हाँ, मिलकर आप कोई त्यौहार मना रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई वो सब इसी के तहत आता है। इसके बाद आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 धार्मिक कार्य के लिए जो धन है
उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं या हवन कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, तो उसके लिए जो आपने धन इकट्ठा किया है उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा भाई। लेकिन कुछ जगह इसका मिसयूज भी हो जाता है, करते भी हैं लोग। अब भाई कुछ लोगों की वजह से सबको थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो इसमें आप एक बार देखेंगे आर्टिकल 25 में अंतरकरण यानी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। उसके बाद धर्म अपना लिया तो आप सामूहिक होगे, इकट्ठे होगे तो आर्टिकल 26 में इकट्ठे हो सकते हो, उसकी आज़ादी है। और जब इकट्ठे होगे तो कुछ कार्य भी करोगे भाई, मंदिर बनाओगे या मस्जिद बनाओगे तो उसको धन इकट्ठा जो होगा उसमें टैक्स नहीं। ये एक ट्रिक सी है, आप इससे कर सकते हैं भाई। इसके बाद आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 जो है वो है सरकारी धन पर चल रहे संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब आर्टिकल 28 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 28 ये कहता है कि सरकारी धन पर जो विद्यालय चल रहे हैं या संस्थान चल रहे हैं, मान लीजिए कुछ स्कूल भी होंगे, कुछ मदरसे भी होंगे, कुछ यूनिवर्सिटी भी हैं, ठीक है भाई, उनमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। अब कुछ भाई सोच रहे होंगे कि कुछ स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है और मदरसों में उर्दू या अरबी पढ़ाई जाती है। तो भाई इसका भी एक हम चीज़ पर मैं बता देता हूँ आपको। जो संस्कृत है ये एक भाषा है भाई, ना कि एक धर्म। ऐसी उर्दू या अरबी जो है वो एक भाषा है, ना कि एक धर्म। हाँ ये ज़रूर है, ये हिंदुओं से रिलेटेड है और ये भाई मुस्लिमों से, लेकिन ये भाषा है, धर्म नहीं है भाई। हाँ हिंदू अगर संस्कृत भाषा पढ़ोगे तो भाई उसमें देवी देवताओं की बात होनी है, क्योंकि वो पुरानी भाषा है। तो भाई ये तो निश्चित है कि उसमें कहीं ना कहीं जिक्र होना ही है। तो ये इसको आप भाषा समझें भाई, भाषा ही यही है, इसको धर्म नहीं मानना, ठीक है भाई। तो जो भी स्कूल संस्कृत पढ़ाते हैं और जो मदरसे उर्दू पढ़ाते हैं, ये आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं करते भाई। तो इसी के तहत ये आपने देखा होगा आपके भी गांव मोहल्ले पड़ोस में कोई ना कोई स्कूल सरकारी होगा ज़रूर। तो भाई वो संस्कृत की किताब पढ़ाई जाती है, तो वो इसीलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि वो एक भाषा है। अब हाँ ये एक हमारे देश की विडंबना है कि दोनों ही भाषा, उर्दू भी और संस्कृत भी, बहुत ही कम भाई जानते हैं, बहुत ही कम भाई पढ़ना जानते हैं, दोनों ही लुप्त होती जा रही हैं। आपने देखा होगा भाई ये बहुत ही कम भाई पढ़ पाएंगे आजकल। तो इसमें कोई आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं होता कि इस स्कूल में
संस्कृत पढ़ाई जा रही है और इस मदरसे में उर्दू या अरबी, तो ये आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं करते। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 ये अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है भाई। अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब भाई आर्टिकल 29 क्या कहता है? ये अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण करता है, यानी कि जो भी अल्पसंख्यक हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूं इसमें, अल्पसंख्यक कोई जाति नहीं होगी, ठीक है भाई, कोई भाषा के आधार पर नहीं होगा जैसे, या कोई कल्चर के आधार पर नहीं होगा। ये सिर्फ धर्म के हिसाब पर होगा, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, ठीक है भाई, इस आधार पर होगा, जाति पर नहीं कि पंडित, गुर्जर, यादव, इस तरह से नहीं होगा भाई। जाति आधार पर, सिर्फ धर्म के आधार पर होगा। और जो इसमें आप किसी भी संस्थान में पढ़ सकते हैं, आपको किसी भी प्लेस पर आपके अल्पसंख्यक होने पर उस संस्थान में या कहीं पर भी रोक नहीं लगाई जा सकती कि आप अल्पसंख्यक हो तो आप यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते। पहले के समय में था कि कुछ जगह रोक थी, लेकिन वो भी अब ख़त्म होती जा रही है भाई। तो एक चीज़ तो इसमें ये है कि ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि जाति दे देता है कि, तो उस आधार पर नहीं है, सिर्फ ये धर्म के आधार पर है। और धर्म भी कैसे? तो आपने ये जैसे हमारा भारत है, तो भाई जैसे ये हमारा पूर्वोत्तर एरिया, इसमें ईसाई, यहाँ पे आपको भाई ईसाई बहुत देखने को मिलेंगे, लगभग 80 to 90% यहाँ पर ईसाई हैं। यहाँ पर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में, यानी अल्पसंख्यक हैं। हमारे देश की बात है भाई ये। और जो ये देश है, यहाँ ये जो क्षेत्र है सब, इसमें हिंदू मोस्टली है। और एक राज्य ऐसा भी है लक्षद्वीप, यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी है, यानी बहुसंख्यक है। यहाँ पे भी हिंदू अल्पसंख्यक है। ये एक इकलौता राज्य है जहाँ मुस्लिम लगभग 98 शायद, मतलब 90 प्लस ही कर लो, एग्जैक्ट तो शायद 98 ही है पर 90 प्लस ही कर लो। तो इन राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है, इन राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है, इसमें मुस्लिम या अदर रिलीजन माइनॉरिटी है। तो ये कोई भी राज्य
जो माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक है उनको इस आधार पर किसी भी संस्थान में जाने से नहीं रोक सकते कि क्या आप अल्पसंख्यक हैं। ठीक है भाई, उम्मीद में समझ आया होगा। तो ये उसी पे, ये जाति के आधार पर नहीं होता, सिर्फ धर्म के आधार पर होता है। इसके बाद आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक शिक्षा का संरक्षण। शिक्षा का संरक्षण कैसे भाई, इसको समझते हैं। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी पर्सन है, वो अगर किसी भी संस्था में शिक्षा लेने में संकोच कर पा रहा है, मान लीजिए कोई ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड है, वहाँ पे ईसाई मेजॉरिटी है, अदर रिलीजन माइनॉरिटी है, और वहाँ पे माइनॉरिटी का कोई पर्सन वो अपनी शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है, तो वो अपना अलग से एक संस्थान खोल सकता है। इसमें यही कहा गया है कि अल्पसंख्यक अगर शिक्षा में संकोच करता है, माइनॉरिटी पर्सन यानी कि अल्पसंख्यक व्यक्ति अगर बहुसंख्यक लोगों के साथ शिक्षा लेने में असहज महसूस कर रहा है, तो वह अपना संस्थान अलग खोल सकता है। ये आर्टिकल यही कहता है भाई। तो उसके लिए सरकार उसे मदद करेगी। यानी कि कोई भी अगर अल्पसंख्यक पर्सन, व्यक्ति या ग्रुप बहुसंख्यक लोगों के साथ शिक्षा लेने में असहज है या अच्छा फील नहीं कर पा रहा या उसको कुछ दिक्कत है, तो वो अपने संस्थान अलग बना सकते हैं, सरकार उसके लिए उनको मदद करेगी भाई। आर्टिकल 30 यही कहता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 इसमें संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति कौन सी? एक हमने 19 आर्टिकल में पढ़ा था भाई, आपने ध्यान दिया हो उस समय, तो 19 के 6 में हमने संपत्ति का अधिकार पढ़ा था। तो अब जो आर्टिकल 31 में, वहाँ संपत्ति अपनी बनाई हुई थी, यहाँ पे है आपकी पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति कौन सी होती है? जो आपको मतलब माता पिता से मिलती है, आपके माता पिता को आपके बाबा जी से मिली, आपके बाबा जी से उनके पिताजी से मिली, वही पैतृक संपत्ति है। लेकिन ये आर्टिकल अब ख़त्म कर दिया गया। ये आर्टिकल अब 300 के क्या में पहुंचा दिया गया, मूल अधिकार से हटाकर सिर्फ ये कानूनी अधिकार बना दिया भाई। इसके लिए जो
संविधान संशोधन कराया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया भाई। इसके तहत दोनों मतलब 44वां संविधान संशोधन जो किया गया इसको 19 के 6 को और आर्टिकल 31 को खत्म कर दिया भाई। कानूनी अधिकार कौन से होते हैं? कानूनी अधिकार वह अधिकार है जिसे सरकार या जनता मतलब सरकार छीन सकती है सिर्फ। जनता नहीं छीन सकती। ठीक है भाई। इसके लिए मान लीजिए आपकी कोई जमीन है। अब आपकी या तो पैतृक जमीन होगी या आपने खरीदी होगी भाई। अगर पैतृक संपत्ति है तो आर्टिकल 31 में आती थी पहले। अगर पैतृक नहीं है आपने खुद बनाई है तो आर्टिकल 19 के 6 में आती थी। इन दोनों आर्टिकल को ही मूल अधिकार को खत्म कर दिया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। क्योंकि भाई ये इसलिए किया गया, अगर गवर्नमेंट कुछ भी प्रोजेक्ट लाती, अब मान लीजिए यहाँ को ये आपका खेत है और यहाँ को रेलवे लाइन आ रही है। अब ये आपके दो खेत हैं, ये किसी राम का होगा या श्याम का होगा। अब राम ने तो कह दी भाई मैं तो दे दूंगा, श्याम ने कह दी भाई मैं अपना खेत नहीं दूँ, मेरे पापा की या मेरे बाबा की संपत्ति है, निशानी है। अब भारत सरकार रेल को प्रोजेक्ट, अब किसी प्रोजेक्ट को ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि यहाँ रोक दो अब इंगे मोड़ दो। अब रेल का प्रोजेक्ट वैसे, अब रेल यहाँ से आ रही है तो भाई अगर उसे यहाँ को मोड़ देना है तो कई ही किलोमीटर पहले से देना होता है लगभग वो। अब इस खेत के ऊपर तो वो करेंगे नहीं। अब जब ऐसे विवाद हुए कई जगह तो सरकार ने एक संविधान संशोधन कर दिया 44वां। इसके तहत कही गई कि जो संपत्ति है के अधिकार है उन्हें सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दो। वे 300 के में जोड़ दिए। तो कानूनी अधिकार सिर्फ सरकार हमसे ले सकती है, छीन सकती है, जनता हमसे नहीं छीन सकती। यानी कि आपकी संपत्तियां सरकार ले सकती है और लेती हुई है भाई। बहुत जगह जमीन आपने सुना होगा अधिग्रहण करती है रोड बनाने के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन आपसे कोई अन्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति या जनता आपसे उस अधिकार को छीन नहीं सकती। अगर वो छीनता है तो उस पर केस हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर सरकार भी लेती है, सरकार अगर जमीन अधिग्रहण करती है तो उसको मुआवजा देती है। अधिग्रहण करती है तो मुआवजा देती है भाई। मुआवजे का कुछ प्रावधान है, शायद 4 गुना सर्किल रेट का, शायद भाई पक्का नहीं पता। लेकिन ऐसा ही कुछ प्रावधान है कि सर्किल रेट का 4 गुना आपको मुआवजा दिया जाएगा। फ्री में सरकार भी नहीं लेती, लेकिन एक प्रावधान है। तो भाई आज हमने कई आर्टिकल करे, इतने होते हैं याद करने में दिक्कत होती है। तो हमने सबसे पहले देखा आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है भाई।
इसके बाद आर्टिकल 26 में सामूहिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बाद आर्टिकल 27 जो धर्म के लिए कार्य होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, धन पर। इसके बाद आर्टिकल 28 सरकारी संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। संस्कृत व उर्दू भाषा है, धर्म नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण। हितों का संरक्षण यानी कि अल्पसंख्यक कहीं भी शिक्षा ले सकते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक होने के नाते वो मतलब शिक्षा से या किसी भी संस्थान में वंचित नहीं रह सकते उस कार्य। और अल्पसंख्यक वो होते हैं भाई, वो जो धर्म से होते हैं, ना कि जाति के आधार पर, ना किसी कल्चर के आधार पर। इनकी अगर किसी जगह 10% से कम है वैल्यू, मतलब जनसंख्या, तो उसको अल्पसंख्यक कहते हैं भाई। 19 आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक अगर संकोच करता है शिक्षा लेने में बहुसंख्यक के साथ, तो अपना संस्थान बना सकते हैं भाई। सरकार इसमें उसकी मदद करेगी। ठीक है भाई, आज इतना ही है। इसके आज यहीं पे आप क्लास ख़त्म करेंगे। हमने एक पॉइंट लिखा था कि भाई जो आर्टिकल आपके 19 और 20 हैं, ये किसी भी 20 और 21, मतलब भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल इमरजेंसी में भी लागू रहते हैं। एक आप नोट करके लिख लेना। आप तो एक चीज़ और देख रहे होगे कि अब ये जो यहाँ से हमने ये आर्टिकल देखे यहाँ तक, ये आज़ादी की बात करते हैं, यानी स्वतंत्रता की, फ्रीडम की, और ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। तो ये भी कुछ पार्ट है, ये हमने पहले इसलिए नहीं बताए क्योंकि फिर आप उसी चीज़ में रल जाते या कन्फ्यूजन होती। तो अब हम जैसे ही ये आर्टिकल पूरे कर लेंगे तो ये हम आपको बता देंगे। कोई भाई ये हम सोचे कि बताए नहीं या भूल गए, नहीं भाई, वो हमने ही नहीं बताए, क्योंकि उससे फिर कन्फ्यूजन से होते। अब आपने पढ़ लिया कि भाई ये 4 आर्टिकल, इनमें हमें स्वतंत्रता की बात हो रही है। आपने आर्टिकल 22 तक देखो, इनमें स्वतंत्रता की बात हुई और इनमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात हुई। इसमें धर्म भी आया, इसमें भी धर्म आया आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में भी, 27 में भी। तो इनमें धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 22 तक आपने देखो स्वतंत्रता की बात हुई। ठीक है, आर्टिकल जो भाई आपने 19 तक 18 तक देखे हो, उसमें समानता की बात होती है। तो ये हम आपको ग्रुप बता देंगे कि आपके आर्टिकल 14 से 18 तक समानता है, आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता है, और 23 से आपकी जो
वे दो 23 और 24 शोषण के विरुद्ध है, उसमें शोषण के बारे में बताया जाता है। और आपकी 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। 29-30 अल्पसंख्यक हैं। 31 आपका संपत्ति है। तो ये हम तब बता देंगे भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं बताए। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर दें। आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई क्लास बताना कैसी लगी। ठीक है भाई, नमस्कार।